Assalamualaikum. Good morning, everybody. Welcome to Jio Pakistan. How is your day starting so far? क्योंकि पिछले 1-2 दिनों से तो इतनी टेंशन थी कि सुबह उठते तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। टेंशन कम हो गई है लेकिन शायद डिविजन्स बढ़ गई नहीं, और समझ अभी भी थोड़ी सी वैसे कम ही आ रही है कि व्हाट एग्जैक्टली नहीं, डिविजन्स तो सर्टेनली बढ़ गई हैं और ये उस हद तक ना बढ़ जाएं कि हम उस पॉइंट पे पहुंच जाएं जहां से वापस आना मुश्किल हो। इसलिए हम कल भी यही कह रहे थे, आज भी यही कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे सब चाहते हैं कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ आगे बढ़े, तरक्की करे, एज इन मेजॉरिटी तो यही चाहती है। इसलिए बातचीत के सिलसिले को शुरू करें और उसमें पेशरफ्त होनी चाहिए क्योंकि उसी में पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की बेहतरी है। अगर किसी को ये लग रहा है या खाम ख्याली या गलत फहमी है कि हाँ जी सब कुछ ठीक है, तो इतना सब कुछ भी ठीक नहीं है। अच्छा, लेकिन चूंकि आपने कहा है कि कुछ प्रोग्रेशन की बात करना भी जरूरी है, तो हम उसकी बात से स्टार्ट प्रोग्रेशन भी साथ साथ हो रही है। आपको पता है मईशत हमारे मुस्बत आशारिया दिखा रही है और महंगाई की शरह कम हो रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक दिन के डिप के बाद, जो ऑब्वियसली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से था, जो कि बराह रास्त अफेक्ट होती है हमारी माशी सरगर्मियों पे, वापस अपने उसी ट्रेंड पर आ गई है। बल्कि हम आपको दिखाना भी चाहेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स का 1 लाख तक का सफ़र जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा है। माशी मुश्किलात में किए गए मुश्किल फैसलों, दोस्त मुल्कों की मदद और दुआएं भी हम कहेंगे, और आलमी इदारों की कड़वी दवाएं बड़ी आपने मैचिंग की है मेरी बात के साथ। तो ये सब कुछ हुआ, ये सारे और सफर का हिस्सा मिली और फिर सफर ये जारी रहा। तो ये देखना पड़ेगा जी। 100 इंडेक्स के 16 महीनों में 40 से 1 लाख तक पहुंचने की कहानी रियाज आंडी हमें सुना रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स के 40,000 से 1 लाख होने की कहानी शुरू करते हैं कोरोना वबा से। साल 2020 के मार्च में 27,000 तक गिरने के बाद इंडेक्स सितंबर तक 42,000 हुआ और फिर आइंदा 2 साल यानी माली साल 23 के इख्तिताम तक 40-42 के फेरे में रहा। माली साल 24 के पहले कारोबारी रोज जंग अखबार की सुर्खी थी कि IMF से स्टैंड बाय मुआहिदा तय हो गया। इंडेक्स उस खबर पर 2,500 पॉइंट्स बढ़कर 43,000 और 1 अगस्त तक 48,000 हुआ था। लेकिन मुआशी तशवीश और IMF की सख्त शराइत के सबब अगस्त के इख्तिताम तक इंडेक्स 3,000 पॉइंट्स कम होकर 45,000 के लगभग था। 2023 का सितंबर गुमसुम रहा, लेकिन फिर अक्टूबर से इंडेक्स ने जो दौड़ लगाई तो 17 अक्टूबर तक वो 50,000 हुआ, 10 नवंबर को 55,000, 28 नवंबर को 60,000 और 8 फरवरी को इलेक्शन से एक रोज कबल 64,000 पर था। इलेक्शन के बाद शहबाज शरीफ वजीर आजम बने। उन्होंने अप्रैल में सऊदी अरब का दौरा किया तो इंडेक्स पहली बार 70,000 हुआ। 16 अप्रैल को इंडेक्स 71, 24 अप्रैल को 72, 29 अप्रैल को 73 और 15 मई को 75,000 हुआ। 12 जून को माली साल 25 के बजट पेश होने के 4 दिनों में इंडेक्स 80,000 हुआ। 2024 का सितंबर भी गुमसुम रहा, लेकिन अक्टूबर में इंडेक्स 90,000 और अब नवंबर में 1 लाख को छू रहा है और अंदाजे है कि दिसंबर तक इंडेक्स 1,06,000 तक होगा। 16 महीनों में इंडेक्स 58,500 पॉइंट्स बढ़ा है। ये 141% इजाफा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 6,300 अरब से 12,600 अरब रुपए हुई है। 100 इंडेक्स के यौमिया बुलंदतरीन इजाफों पर नजर डालें तो PTI एहतजाज खत्म करने पर 4,695 पॉइंट्स का बढ़ना बुलंदतरीन रहा। 13 जून को बजट के बाद 3,411 पॉइंट्स का इजाफा दूसरा बड़ा इजाफा था। शहबाज शरीफ और क्रिस्टलिना जॉर्जोवा की 3 जुलाई 2023 की मुलाकात का 2,446 पॉइंट का इजाफा तीसरा बड़ा रहा। माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सरमायाकारों ने कारोबार दोस्त पॉलिसियों का हमेशा खैर मकदम किया है। 100 इंडेक्स का 1 लाख होना उस एतमाद का इजहार है। रियाज एंटी, जियो न्यूज, कराची। चलिए, स्टॉक मार्केट में प्रोग्रेशन हुई और कितनी इंटरेस्टिंग अंदाज में कारोबारी दिन का आगाज बस हुआ ही चाहता है। तो आज के क्या ट्रेंड्स हैं उस पर भी बात करेंगे। माशी तज्जियाकारों का एक पैनल हमारे साथ होगा और आपको भी हम 9:30 बजे आपको पता है ना मार्केट खुलती है तो रियाज एंडी जिनकी ये रिपोर्ट थी वो भी हमारे साथ होंगे। वो हमारे साथ होंगे और हम आपको भी, ऑल दोज वाचिंग अस राइट नाउ, जिन्होंने अपने पैसे मुख्तलिफ जगह फंसाए हुए हैं, विद द डिस्क्लेमर, क्योंकि स्टॉक मार्केट में किसी भी कारोबार की तरह एक कारोबार है जिसमें मुनाफा भी हो सकता है
और नुकसान भी हो सकता है। और दोनों के लिए तैयार हम सब कुछ हम सब लोग मिलकर सीखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इस तेजी से आम आदमी जिसके पास थोड़ी या ज्यादा इन्वेस्टमेंट है फायदा उठा सकता है। अच्छा, नाउ लेट अस गो बैक टू व्हाट वी वर इनिशियली टॉकिंग अबाउट कि पिछले कुछ दिन जो रहे हैं, खासतौर पे देखिए इस्लामाबाद में जो हो रहा था ना, वो एक्चुअली उसका एक असर जो था वो पूरे मुल्क में ही था, बिकॉज वी आर ऑल इन्वेस्टेड कि हमारे कैपिटल में, हमारे मुल्क के कैपिटल में क्या हो रहा है। सो ऑल आइज वर ऑन देयर स्क्रीन्स, बी एट योर टीवी स्क्रीन्स और योर गैजेट्स या वट एवर। लेकिन इंफॉर्मेशन का एक बहुत इनफ्लो भी था, लेकिन उसमें भी आपको जरा सिफ्ट करना पड़ता है कि कौन सी फेक न्यूज़ है, कौन सी बहुत एग्जैजरेटेड न्यूज़ है और कौन सी रियल न्यूज़ है। तो जरा उसकी भी बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ ने कल बाज़ाब्ता एहतजाज खत्म करने का ऐलान किया, मगर बाद में पता लगा कि धरना तो जारी है। आपको पता ही है ना, अली अमीन ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की मानसेरा में उन्होंने ये भी कहा था लोग हो या ना हो धरना जारी रहेगा। इस्लामाबाद में मामूलात जिंदगी ऑल्दो मामूल पर आ गए हैं। 3 से 4 दिन तक कंटेनर्स की दीवारों के अंदर कैदी बने रहे लाखों शहरियों ने सुख का सांस जरूर लिया है। पंजाब के बड़े शहरों का इस्लामाबाद से मुनक़ता राब्ता बहाल हो गया है। इस 4-5 दिन में जो कुछ होता रहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल काबीना से खिताब में सख्त गुस्से में दिखाई दिए। जो सरकशी थी, ये चढ़ाई थी, अपने ही दारुल खिलाफ के खिलाफ उसने वो दम तोड़ गई कल रात को। लेकिन हर रोज ऐसा नहीं होगा, ना हम इसके मुतहम्मल हो सकते हैं। वी कांट अफोर्ड। ये कोई तहरीक नहीं है, ये तखरीब कारी है। ये तहरीक नहीं है, ये तखरीब है बिल्कुल। ये फितना है, फितना। सियासत में तखरीब कारी, फितने की कोई गुंजाइश नहीं होती। ये जथाबंदी है और इसका हमें हर सूरत खात्मा करना होगा। एक शख्स तुला हुआ है अपनी ज़ात को पाकिस्तान से ऊपर ले जाने के लिए, पाकिस्तान को कुर्बान करने के लिए उस हाथ को तोड़ देंगे जो पाकिस्तान को कुर्बान करना चाहता है। पहली मर्तबा तारीख में जो हमारी जो फौज के सिपहसालार जो हैं वो पूरी इस तरह यकजान दो कातिब जुड़े हुए हैं, बिल्कुल। उसके बगैर ये नहीं हो सकता था। तो इसको हम सबको बर्बाद कर दें, तबाह कर दें, ये मुमकिन नहीं है। आई विल नॉट लेट दिस हैपन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर। दिल खून के आंसू होता है कि इतनी मेहनत करके और हम इन फसादियों, मुल्क दुश्मनों के हाथों हम पाकिस्तान को तबाह कर दें, यह मुमकिन नहीं है, यह नहीं होगा इंशाअल्लाह। अच्छा जी, साथ ही जिस तरह तहरीक इंसाफ के एहतजाज का इख्तिताम हुआ है, हुकूमत इसे अपनी बड़ी सियासी कामयाबी करार दे रही है और इसे लगता है कि तहरीक इंसाफ अब आइंदा इस्लामाबाद का रुख नहीं करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ख़ास तौर पर निशाने पर रखा और क्या कहा, ये देखें। आप जब मौके से भागे हैं, आपके पास लोग नहीं थे और अली अमीन गंडापुर को आज के बाद पग नहीं पहननी चाहिए। और अली अमीन गंडापुर जो भगौड़ा दूसरी तरफ भागा है डी चौक से अपने वर्करों को छोड़ के, किस वजह से भागा है? इस वजह से कि गिरफ्तारी ना हो तो सियासी तहरीकें ऐसे नहीं चलती, और सियासी तहरीकें चलती हैं बहादुरी के साथ, दलेरी के साथ, एक कौमी नजरिए के साथ कि हमने मुल्क को कौम के मफाद में काम करना है। झूठ, मकारी, मुनाफकत, तशद्दुद की सियासत को लोगों ने रिजेक्ट किया है, आपकी कॉल को रिजेक्ट किया है। आइंदा आप जुर्रत नहीं करेंगे कि कौमी मफाद के खिलाफ आप इस्लामाबाद पे धावा बोलें। पीटीआई की तर्ज सियासत के साथ हुकूमत पर भी सवालात उठ रहे हैं और उठेंगे भी। इस मामले को शायद ज़्यादा बेहतर तौर पर हैंडल किया जा सकता था। ना अरबों का नुकसान होता, ना सिक्योरिटी फोर्सेस के अहलकारों की जानें जाती, शहीद होते। मतलब आप वो सोचिए कि उनकी भी पीछे फैमिलीज़ हैं, जो हमारे पुलिस एहलकार हों या रेंजर्स एहलकार हों जो शहीद हुए हैं, वो भी एक घराने हैं, नॉर्मल फैमिलीज़ हैं हमारे और आपकी तरह। ना ही लाखों शहरियों की ज़िंदगी अजीरन होती। आवाम को जो तकलीफ पहुंची है वो तो मुतवक्के थी ही। तहरीक इंसाफ भी अपने रवैये पर नज़रसानी करे। अगर कोई डील हो गई है या मामला तय पा गया है कि भाई आप इधर जाकर एहतजाज कर लें, तो फिर जो पार्टी लीडरशिप है या तो अपने आप को पार्टी लीडरशिप ना कहे और सरेंडर कर दे कि हाँ जी अब बानी पीटीआई की अहलिया ही लीडर हैं और वही तमाम फैसले करेंगी। कल इनके अपने लोग भी ये सवाल उठाते रहे हैं, क्योंकि संजानी पर वजीरे दाखिला बार बार इसरार करते रहे। बैरिस्टर सैफ भी बारहा बताते रहे कि इत्तेफाक हो गया था कि संजानी की तरफ जाना है। अली अमीन ने घंटों इंतजार किया वहां जाने के लिए। ये कल बड़ा क्वेश्चन मार्क कल परसों से रहा है कि एक्चुअली हु इज लीडिंग इट।
तो ये जो कंफ्यूजन थी ना लीडरशिप की, और कोई मान रहा है और कोई नहीं मान रहा, दैट क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स। इस सारे फियास्को के बाद कल वज़ीर आला मानसेरा में नमूदार हुए साफ, और उन्होंने बहुत सी बातें की हैं। नदामत कोई नहीं थी, साफ दिखाई दे रहा था उनके चेहरे पर। उन्होंने ऐसा दावा कर दिया जो किसी सियासी अफलातून की समझ में नहीं आ सकता। वो दावा हमने शुरू में आपके सामने रखा भी था, सुन लीजिए दोबारा उनकी जुबानी। मेरे भाइयों, ये बात को समझो कि ये धरना इमरान खान के इख्तियार में है, और ये धरना जो जारी है वो जरूरी नहीं है तो पाकिस्तान की सारी आवाम सुन ले। जरूरी नहीं है कि हर वक्त धरने के अंदर आवाम हो। इन्होंने लोगों को गोलियां मारी। हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए। हमारे सैकड़ों लोगों को इस वक्त गोलियां लगी हुई हैं, और जो बाकी जख्मी हैं उनका डाटा भी आ रहा है, वो शोधा का भी अभी आ रहा है। वो गिरफ्तार हुए हैं हजारों कारकुन, उनका डाटा भी आ रहा है। आपको नजर आ रहा है, ये आपको समझ में आया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब धरना चल रहा है। अब आप यकीन मानिए, जरूरी नहीं है कि आवाम हो। आप यकीन मानिए कि जो मानने वाले हैं वो इनकी इस बात पे भी मान लेंगे, और वो कहेंगे वो देखो धरना चल तो रहा है, वहाँ कोई नहीं होगा बैठा हुआ मौजूद। लेकिन चूंकि इतनी जहन साजी ऑलरेडी की जा चुकी है कि जब कह देंगे तो सुमुन बुकमुन उसको तस्लीम कर लिया जाएगा। नहीं, ये गलत है भाई। आप उनके अगेंस्ट हो या उनके साथ हो या जिसके भी साथ हो, यू हैव राइट टू क्वेश्चन कि ये क्या स्टेटमेंट है। एक तो ऑब्वियसली वॉट एवर सर्कमस्टांसेस देवर कि आप गायब हो गए वहाँ से, उसके बाद आप जब उभरे कहीं से निकले आप, तो आपने आके ये कहा कि नहीं धरना तो चल रहा है, फिर किधर चल रहा है दिखाओ, और उसके में आवाम हो या ना हो। What do you mean by that? मुतअद्दिद दफा आपके अपने ही कारकुनों के हाथों आप पिटते पिटते बचे हैं। मतलब आपने ये जो जहन साजी की है कारकुनों की, और जितना राइलअप आपने अपने ही बयानात से कर दिया है, आज हम हुकूमती बयानात को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। 100% चॉइस ऑफ वर्ड्स में जरा मोहतात रहे। ये आज नहीं हम कर रहे हैं, पिछले एक दो दिनों से कर रहे हैं कि बी केयरफुल। जिस तरह से हो रही है बयानबाजी, हम ये बारहा कह रहे हैं कि चॉइस ऑफ वर्ड्स में जरा मोहतात रहें। लेकिन आपने चॉइस ऑफ वर्ड्स वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सुने थे जब ये धरना अभी शुरू नहीं हुआ था। मतलब वो बरमला जोश खिताबत में मार दो, मर जाओ, लड़ जाओ, गोली मारोगे, 10 मारेंगे, 1 गिराओगे, 100 गिराएंगे, ये बातें वो करते रहे हैं। अच्छा, उसके बाद एक और उस वक्त भी ये कह रहे थे कि जोश खिताबत में इतना सब कुछ ना कहें कि मामलात हाथ से निकल जाएं, और अब हुकूमत को भी यही कह रहे हैं कि अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स में मोहतात रहें, मरहम रखें, नमक ना छिड़कें। नहीं, और थोड़ा सा कल जब ये वापस दोपहर को जब इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, अली अमीन गंडापुर साहब की बात कर रहे हैं, तो उनकी शक्ल पे वो एक गमो गुस्सा, जिनके बाय देयर ओन क्लेम्स कि बहुत कारकुन जो हैं उनके वो शहीद हुए हैं इस सारे मरहले में, तो वो उनकी चेहरे पर तासुरात इस किस्म के नहीं थे। इनफैक्ट क्वाइट अ फ्यू मोमेंट्स वो थोड़ा सा एक स्मर्क भी कर रहे थे, तंजिया तौर पर स्माइल भी कर रहे थे, वो लग नहीं रहा था। लतीफ खोसा कैपिटल टॉक में हामिद मीर को गुफ्तगू करते हुए बड़े दावे कर रहे थे अपने कारकुनों की हलाकत से मुताल्लिक, और प्रैक्टिकली मुस्कुरा रहे थे। वो हंस के बता रहे थे कि क्या हुआ है। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। अभी तो नंबर्स भी नहीं पता, क्योंकि कोई तो और हुकूमत मुसलसल ये कह रही है कि आप हमें अमेरिका से बैठे हुए, शहबाज गिल अमेरिका से बैठे हुए कह रहे हैं कि 100 बंदा मर गया है। मतलब ये सारी चीजें दे डोंट मेक सेंस। आपके पास इंफॉर्मेशन होती नहीं है। 100 मतलब ह्यूज नंबर, 100 किधर है वो लोग? उसके बाद आके उन्होंने खैर उस बात को जरा वापस भी लिया। तो अच्छा, ये चीजें बात ये है कि इसमें सब लोग दयानतदारी का मुजाहिरा करें, और ये इस तरह के जो फिगर्स आते हैं ना, इससे मामला कंट्रोवर्शियल होता है, मामला हल नहीं होता। हैदर शिराजी हमारे साथ हैं, आपको पता ही है कितने दिनों से ये मामला कवर कर रहे हैं, मतलब कवर ही ये करते हैं और दीगर लोगों के हमरा। हैदर बताइएगा, एक कन्फ्यूजन है, कल हम शौकत यूसुफजई की भी बात सुन रहे थे, अब तो वीडियो सीसीटीवी फुटेज भी जरा दिखाइएगा सामने आ गई है। वो जो मरियम भट्टू साहिबा हैं, बुशरा बीबी की बहन, उनका ये बयान इस सीसीटीवी फुटेज के साथ मैच नहीं होता, कि उनको पता ही नहीं, उनको बस बिना बताए ले गए। मतलब क्योंकि ये कोई जबरदस्ती वाला सीन लग नहीं रहा। इसमें बुशरा बीबी नजर आ रही है कि अपनी चीजें भी उठाई हैं उन्होंने दूसरी गाड़ी में जाने के लिए, और दूसरी गाड़ी में जा रही हैं, और उनको जाहिर कुछ कम्युनिकेट किया होगा, क्योंकि कारकुन तो उनके अपने पीछे पड़ गए थे, मतलब उनकी गाड़ियों को हमें हिट करते हुए नजर आ रहे हैं। और हैदर सॉरी साथ साथ, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये एक्चुअली लगता ये है कि ये अपने ही कारकुनों से जान बचा के वहां से भागे हैं।
देखिए, इस हवाले से ये जो वीडियो हम देख सकते हैं, इसमें तो उनने दावा किया है कि उनको हब्स बेजा में रखा गया है। ये दावे बिल्कुल दुरुस्त नहीं हैं। हकीकत से इनका ताल्लुक़ नहीं है। बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर के साथ मुशावरत से यहाँ से KPK की तरफ रवाना हुई और गिरफ्तारी के मौके के बारे में उन्हें बताया भी गया कि आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, और इसीलिए वो यहाँ से G8 गई, वहाँ से दूसरी गाड़ी में शिफ्ट हुई। उसके बाद वो यहाँ से मारगला रोड की तरफ गई और फिर सवावा रोड से होते हुए KPK दाखिल हुई। इसके अलावा सबसे बड़ी तशवीश इस वक्त PTI के अंदर ये है कि क्या वजह है कि चाहे बुशरा बीबी हों, अली अमीन गंडापुर हों, उमर अयूब हों, ये जिस वक्त कलसूम प्लाजा पे मौजूद थे तो आगे कंटेनर को खाली क्यों छोड़ दिया गया? कंटेनर की लाइट्स ऑफ कर दी गई, कंटेनर्स पे जो साउंड सिस्टम था वो क्यों बंद कर दिया गया? पार्टी की क़यादत ये समझती है कि साउंड सिस्टम अगर इनके पास होता और ये कंटेनर पर होते तो उस वक्त ये वर्कर्स को मोबिलाइज कर सकते थे और क़यादत कर सकते थे, वर्कर्स को कह सकते थे कि आप पीछे हटें, बजाय इसके कि आगे बढ़ने के लिए जहां पर कशीदगी थी। पार्टी की क़यादत सवाल उठा रही है और हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इस बारे में पार्टी की क़यादत अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी और उमर अयूब से ये कह रही है कि आप बताएं कि आप तकरीबन 5 घंटे तक कलसूम प्लाजा या इससे पीछे गाड़ी के अंदर क्यों बैठे रहे? आप मरकजी कायदीन थे, आप लीड करते रहे, आप कंटेनर पर जाते, वर्कर्स को कहते कि आप पीछे हटें। पार्टी का ये फैसला है कि आप पीछे हटते हुए मुज़ाकरात के लिए प्रेशर डालने के लिए बैठ जाएं। मरकजी क़यादत मतलब इतने कायदीन हैं और पता नहीं कोई कायद है भी या नहीं है, इतने रहनुमा जो सवाल उठा रहे हैं इनमें से आधे तो खुद नहीं थे। मतलब हम तक वो इत्तलात भी पहुंची थी कि एक जूम मीटिंग में दीगर लोगों के साथ हमाद अजहर और वज़ीर आला की तल्ख कलामी हुई थी और उन्होंने कहा था जी मैं आऊँगा अक्टूबर में एहतजाज लीड करूँगा। खैर वो हुआ ही नहीं था। लेकिन अभी जो सूरत हाल है उसमें ना आपको हमाद अजहर नज़र आए, सलमान अकरम राजा का बयान आ गया कि मैं तो निकल नहीं सकता था, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लतीफ़ को कौन है जो नहीं था? देखिए, इस हवाले से पार्टी रहनुमाओं के यहाँ पहुँचने की अगर बात की जाए तो पार्टी के क़यादत की जानिब से ये बताया गया कि हमने संगजानी जाना है। तो डी चौक की तरफ जब वो आए तो पार्टी के रहनुमाओं ने अपने आप को बचाने के लिए ही डी चौक का रुख ना किया, क्योंकि डी चौक का कोई प्लान इस तरह का नहीं था वाजे। सिर्फ इस्लामाबाद टोल प्लाजा से एक तरह से मोब की सी कैफियत अपनाते हुए बुशरा बीबी कंटेनर से ऐलान करती रहीं कि चलें डी चौक चलें, और चंद शरपसंद अनासर हमें डी चौक जाने से रोक रहे हैं, आप उनकी बात ना माने। तो वो वर्कर्स को मोबिलाइज करते हुए डी चौक की तरफ चल निकली। लेकिन इस दौरान पार्टी की मरकजी क़यादत हमें नजर नहीं आई कि वो आकर स्टेज पर वर्कर्स का रुख दुरुस्त सिमत में मोड़ती, कि वो बताती कि पार्टी का ये फैसला है। और देखें, बुशरा बीबी गुज़िश्ता तकरीबन 2 हफ्तों से या इससे ज़्यादा भानी PTI से नहीं मिली। उनसे ज़्यादा तो अलीमा खान मिली। अलीमा खान ने आखिरी मौका पर भी आकर कहा वर्कर्स क़यादत के हमरा बातचीत के रास्ते हमारे तो खुले हैं और इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, और बानी PTI पुरअमन एहतजाज की बात कर रहे हैं। अलीमा खान का अपना ट्वीट भी था जिसमें वो भी ये सवाल कर रही थी कि ये जो कंटेनर है ये इसको बेसिकली लीड कौन कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी ट्वीट में ये सवाल ज़रूर किया कि लाइटें और साउंड सिस्टम इस कंटेनर का जो मेन कंटेनर है वो क्यों बंद हुआ है, कितने घंटे जनरेटर खराब है, ऐसा कुछ हुआ था। और बाद में कंटेनर को आग किसने लगाई? क्योंकि हुकूमत का दावा ये है कि आग तो इनके कारकुनों ने खुद लगाई है क्योंकि उसमें सबूत थे। देखिए, इस हवाले से मुतज़ाद इतलात हैं कि आग किसने लगाई, लेकिन अलीमा खान की जो ट्वीट है, अलीमा खान की जो गुफ्तगू है, वो हमें ग्राउंड पर रहते हुए जो हमने खुद विटनेस किया वो दुरुस्त मालूम होती है कि कंटेनर की लाइट बुझा दी गई। अलीमा खान मुसलसल कहती रहीं कि कंटेनर का साउंड सिस्टम दुरुस्त करो, उसकी लाइटें ऑन करो। वो एक मरतबा गाड़ी के से उतर के उन्होंने सद्दाम तरीन और पार्टी के दीगर रहनुमाओं को कहा कि आप जाकर खुदा के लिए कंटेनर पर खड़े हो जाएं। और वैसे हैदर, इस सारी सूरत हाल में अलीमा खान खुद कहाँ थी? अलीमा खान वहीं पर मौजूद थी कंटेनर के साथ, लेकिन कंटेनर की तरफ जाने वाला रास्ता मुकम्मल तौर पर ब्लॉक किया हुआ था, लाइट्स नहीं थी और किसी को कंटेनर के ऊपर चढ़ने नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, अब ये बताइएगा कि इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है? इस्लामाबाद में तमाम रास्ते खुल गए हैं, कारोबार खुल गए हैं, स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं, मोबाइल सिग्नल्स नॉर्मलाइज हो गए हैं या नहीं?
देखिए, इस्लामाबाद में मामूल की सूरत हाल है इस वक्त, और गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि डी चौक पे जो कंटेनर लगे हुए थे वहाँ से भी हटाए गए और मेन श्रीनगर हाईवे है उसको भी खोला गया। इसके अलावा यहाँ जो रास्ते बंद किए गए थे, जो चंद खारदार तारें लगाई गई थी, उनको भी हटा दिया गया है और सफाई का अमल भी मुकम्मल किया जा चुका है। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ जगहों का विज़िट किया, वज़ीर इत्तलात अता तारा ने विज़िट किया और इंतज़ामात का जायज़ा लिया। और इस दौरान उम्मीद की जा रही है कि अब अगर कोई इस तरह का एडवेंचर होता है या एहतजाज होता है तो उसको काउंटर करने के लिए हुकूमत मुकम्मल तौर पर तैयार है। लेकिन इस दौरान पीटीआई और हुकूमत दोनों जानिब से इस बात पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि इस क्लैशेस के दौरान जो आम वर्कर और अदारों के अहलकार जो निशाना बने, ये नहीं होना चाहिए था। हैदर, आपके पास कोई फ्रेश फिगर है? क्योंकि कल परसों से हम इतने रैंडम नंबर सुन रहे हैं हलाकतों के हवाले से, जो लोग शहीद हुए हैं दोनों साइडों के, वो कोई 100 तक भी पहुंचते हैं, फिर कोई 33 भी कह रहा है, कोई 10 भी कह रहा है। क्या कोई फिगर्स आए हैं आपके पास? देखिए, दावों के बरक्स पीटीआई के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, सीनियर रहनुमा हैं, उनसे मैंने बात की। उन्होंने मुझे 6 का हिस्सा बताया है, उनके नाम, डिटेल्स और इलाके की मालूमात दी हैं जिन पर एतमाद किया जा सकता है, जिनकी डिटेल्स हमारे पास मुकम्मल आई हैं। और उसके अलावा जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रही है, जो बातें की जा रही हैं, उस पर हम यकीन इसलिए नहीं कर सकते कि कोई भी फहरिस्त मुकम्मल और दुरुस्त नहीं है। हत्ता कि पार्टी के सीनियर रहनुमा भी जो दावा कर रहे हैं वो हमें दुरुस्त मालूम नहीं होता। लतीफ़ खोसा की जानिब से तो 270 के करीब अफराद का दावा कर दिया गया। इतना दावा या जिनमें से एक का भी नाम वो नहीं बता सके हामिद मीर साहब को। हैदर, कोई ऐसी भी बात हुई है, कोई ऐसी भी इंफॉर्मेशन है आपके पास कि बुशरा बीबी और अली अमीन जब अपने कंटेनर से उतरे हैं तो वो उस मजमे में, जो कि काफ़ी राइल्ड अप मजमा था, वो तो खुद अपने अली अमीन अपने केपी के ही सीएम को के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, तो वहाँ से उनको सेफ पैसेज कैसे मिला निकलने के लिए? क्योंकि वो काफ़ी खामोशी से वहाँ से निकल गए, तो ये किस तरह मुमकिन हुआ? ये हाँ, और ये कब हुआ एग्जैक्टली? मतलब देखिए, ये जिस वक्त ऑपरेशन शुरू हुआ तकरीबन 10 बजे के लगभग, तो इस दौरान अली अमीन गंडापुर वापस जाना चाह रहे थे कि उन्होंने फैसला किया पार्टी के रहनुमाओं ने कि हम यहाँ F8 या फिर 26 नंबर चुंगी की तरफ वापस चले जाएं और अगले दिन सुबह इस्लामाबाद की तरफ आएँ या वहाँ हुकूमत पर प्रेशर डालने के लिए वहीं से फिर मुज़ाकरात करें। लेकिन वर्कर्स की जानिब से उन्हें हिलने नहीं दिया जा रहा था। गाड़ी के टायर में से हवा निकालना शुरू कर दी गई, उनकी गाड़ी पर चढ़ दौड़े, उन पर बोतलें फेंकी गई, गाड़ी के शीशे तोड़े गए, हत्ता कि बुशरा बीबी की गाड़ी पर पत्थर बरसाए गए। ये सब हो रहा था क्योंकि ये पीछे मुड़ रहे थे और वर्कर उन्हें पीछे हटने नहीं दे रहे थे। इस दौरान एक तरह से हम ये समझ लें कि जिस वक्त शेलिंग हुई और हवाई फायरिंग हुई और पहले 3-4 फायर हुए, जियो न्यूज़ पे आप देख सकते हैं, हमारे रिपोर्टर ने वहाँ उनके भागते हुए की फुटेजेस बनाई हैं, साथ एज लाइव वो कर रहे हैं, वो लाइव चीज़ें बता रहे हैं। तो वो वर्कर पीछे से भाग रहे थे, वो जिस वक्त 2 फायर हुए उसके बाद वर्कर को नज़र नहीं आया, उन्होंने कहाँ रुकना है, वो बिल्कुल भागते चले गए। और इस भगदड़ में अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी को सेफ प्लेस रास्ता मिल गया कि वो F8 मरकज से 0 पॉइंट उनकी गाड़ियों के पीछे लोग भाग रहे हैं और चाहे लाठी आ रही है या दरख्त की टहनी आ रही है उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही एक अजीबोगरीब बात नहीं लगती देखने वालों को भी? हैदर, बहुत बहुत शुक्रिया बाय द वे, आपसे हमने काफी डिटेल ले ली। लेकिन देखने वालों को भी, जो सपोर्टर्स भी हु वर ऑल आउट फॉर दिस धरना मार्च या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, कि अपने ही लोग मुड़ के क्यों मार रहे हैं भाई? क्या इतने वो चार्ज थे कि कुछ भी आ जाए सामने, बेशक अपने ही हो, बेशक अपने ही मिनिस्टर हो, अपने ही लीडर हो, बुशरा बीबी जिनका पहला ये एक एक्सपीरियंस होगा इस धरने का, उनकी गाड़ी के भी शीशे तोड़े जा रहे हैं, मतलब उस पूरे कंटेनर को आग लगा दी गई है। आई वंडर कि जिस तरह जिस अंदाज में लोग उनके पीछे भाग रहे हैं और जिस अंदाज में गाड़ियां दौड़ाई जा रही हैं, अगर वो पकड़े जाते, हाथ में आ जाते, आई एम सॉरी बट आई हैव टू थिंक दिस फ्रॉम अ वुमेन्स पर्सपेक्टिव, तो इट वुड नॉट हैव बीन वेरी प्रिटी कि उन्होंने क्या करना था फिर। तो यानी यहाँ प्रोटेस्टर्स का यही नहीं पता था कि हम किसकी साइड पे हैं, कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा दुश्मन है, यानी कुछ भी सामने आ जाए तो हम चढ़ाई कर देंगे। तो अभी तो दावा था कि ये जो
मॉब है, इस क्राउड को लीडर मिल गया है बुशरा बीबी की सूरत में, लेकिन अगर बुशरा बीबी पर भी एतबार नहीं है और उनकी भी गाड़ियों के पीछे भागा जा रहा है टहनियाँ और डंडे लेकर, तो who else has a chance? ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। इट इज़ इंडीड अ वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 1 लाख का संगे मील उबूर कर लिया है और अब सिर्फ 17 माह की मुख्तसर मुद्दत में 40,000 से 1 लाख तक का संगे मील उबूर करना ये दुनिया में अनप्रेसिडेंटेड है। जो हमारे साथ मौशी तज्जियाकार हैं वो कह रहे हैं कि इसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें सर्टनली IMF का एक लॉन्ग टर्म लोन मिलना है, उसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट्स में कमी है, एक डिसिप्लिन्ड मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी है, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है। ये बहुत ही चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं एंड ऑब्वियसली ये इसका नतीजा निकला है, ये रिवॉर्ड निकला है रादर, और इसके जो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, इसकी गिफ्ट्स जो हैं, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, वो आहिस्ता आहिस्ता आवाम तक भी अब पहुंचना शुरू हो जाएंगे। सो इट इज़ इंडीड अ वेरी बिग थिंग। इनफैक्ट इससे पहले जब हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, जब ये खबर आई है, तो हम थोड़ा सा ये भी कह रहे थे कि ये स्टडी करने की ज़रूरत है, ये एक केस स्टडी बन गया है। हम अपने ही रीजन को देख लें, अपने ही खित्ते को देख लें कि एक रिकॉर्ड टाइम है, बिकॉज दिस इज रिकॉर्ड टाइम। और अगर आप लोगों को याद भी हो कि हम एक पॉइंट ऐसा था जहां हम डिफॉल्ट करने वाले थे ऑलमोस्ट। रिमेंबर वी यूज्ड टू टॉक अबाउट इट लाइक एवरी डे। 2023 की ही बात है, बहुत पुरानी नहीं है। और उसके बाद 2023 अक्टूबर से मामला पिकअप होना शुरू हुआ और लिटरली 17-18 माह में 1 लाख का संगे मील उबूर करना छोटी बात नहीं है। और इसके पीछे सर्टनली मेहनत है, काम है, इसमें रेजिलियंस है, इसमें रिजॉल्व है, इसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो सब चीज़ें कंट्रीब्यूट की हैं। एंड टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग कि हमारा स्टॉक एक्सचेंज 1 लाख पॉइंट्स का संगे मील टच नहीं कर गया, उबूर कर गया है, जिसमें इन्वेस्टर का एतमाद बढ़ा है, जिसमें महंगाई की शरह जो है वो कम हुई है, जिसमें इंटरेस्ट रेट्स में कमी हुई है, एक बेहतरीन एसेट क्लास के तौर पर इक्विटी मार्केट सामने आई है, मार्केट लिक्विडिटी में इजाफा हुआ है, IMF का लॉन्ग टर्म प्लान है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वो बात जो हुआ कर रही थी कि आम आदमी तक इसके समरात क्या पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटी परसेंटेज है जो लोग इन्वॉल्व हैं स्टॉक मार्केट में। लेकिन सर्टनली हम यहाँ ये भी बात करेंगे कि आप लोग जो हमें देख रहे हैं, इफ यू डू नॉट इवन अंडरस्टैंड, आप थोड़ा सा इस मामले को समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश जब हम करते हैं ना, तो एक होता है कि जी जो हमें लग रहा है कि बड़ी ब्राइट चीज है, बड़ा मुनाफा हो रहा है, ये वो, तो आंखें बंद करके उसमें कूद पड़ो। नो, स्टडी इट, क्योंकि जस्ट लाइक हम बार बार ये रीइटरेट करेंगे कि दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर बिजनेस, जिसमें ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुनाफा तो बहुत इस वक्त आपको नजर आ रहा है, लेकिन खसारा भी हो सकता है। आरिफ हबीब साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ साहब, वी आर सर्टनली और सेलिब्रेटिंग, जो आप लोगों का सर्कल है, हल्का अहबाब है, उसमें क्या सेंटिमेंट है आज इस माइलस्टोन को अचीव करने के बाद? तो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है, और आपने जो है वो सुना होगा, बल्कि जब केयर टेकर कॉमर्स मिनिस्टर होते थे गौहर एजाज, तो वो उस वक्त वो कहते थे कि ये स्टॉक मार्केट जो है वो 1 लाख जाएगा। उसकी मेन वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ जो स्टॉक्स वैल्यूएशन जो है वो अंडर वैल्यू थी, और वो अंडर वैल्यूएशन को मार्केट जो है वो अब कैचअप कर रही है। आई थिंक जो हमारा अपना वैल्यूएशन क्राइटेरिया रहा है पाकिस्तान का, उसके हिसाब से भी प्राइसेस जो हैं वो अभी कम है, इसमें फर्दर जो है वो गुंजाइश है। लेकिन चूंकि ये इंटरेस्ट रेट वगैरह जो है वो गिर रहे हैं, मजीद गिरने की जो है वो एक्सपेक्टेशन है, तो फिर उसमें वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट बन जाती है तमाम इन्वेस्टर्स की। आपको पता है कि डिफरेंट जो एसेट क्लास हैं उसमें या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसे रखे, बैंक डिपॉजिट्स में पैसे रखें, या गवर्नमेंट सेविंग्स स्कीम्स में रखें, या रियल एस्टेट में रखें, गोल्ड में रखें, डॉलर में रखें, तो उन सब में इस वक्त जो है वो फेवरेट जो है वो स्टॉक्स चल रहे हैं, और ये सबसे ज्यादा मुनाफा इसमें आ रहा है। यकीनन आपने भी आरिफ हबीब साहब बहुत से फैक्टर्स जो है गिनवाए हैं, एंड ऑब्वियसली इट वाज नॉट इजी दिस राइड। बहुत माइंडफुल डिसीजन मेकिंग करनी पड़ी, जिसपे हुकूमत को बड़ी क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। और आरिफ साहब से पूछेंगे हम कि उनकी नज़र में कौन से मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं। जाहिर है कुछ का हम जिक्र कर रहे हैं, जिसमें बड़ी ही डिसिप्लिन फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी है, फिर इंटरेस्ट रेट की कमी है, एक लुक्रेटिव
अट्रैक्टिव एसेट क्लास के तौर पर इक्विटी मार्केट का सामने आना है, महंगाई की शरह में कमी है। आरिफ साहब तो हमारे साथ हैं ही, और साथ ही साथ हमें कुछ देर में खुरम शहजाद भी ज्वाइन करेंगे जो कि अब मुशीर हैं वजारत खजाना के। आरिफ साहब, व्हाट डू यू थिंक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स? सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम कहें कि हमारी जैसे मुल्क और मार्केट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्या सबसे अहम फैक्टर बन के सामने आता है? क्योंकि आरिफ हबीब साहब, उसमें भी सम वुड आर्ग्यू कि इतना स्टेबल भी नहीं रहा पिछले अगर चंद महीने और चंद साल ही आप देख लें तो नॉट दैट स्टेबल फॉर द रिजल्ट इट हैज यील्डेड। ये भी एक फैक्टर जरूर है और इसको मार्केट जो है वो अकाउंट फॉर करती है, लेकिन आप ये देखें अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की तारीख कोई इस मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, और ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का मसला जो है वो पाकिस्तान में हमेशा रहा है। इस वजह से ही जो है वो हमारी मार्केट्स की वैल्यूएशन दूसरी मार्केटों से जो है वो कम रहती है, और पाकिस्तान का रिस्क फैक्टर जो है वो ज़्यादा समझा जाता है। इस वजह से यहाँ वैल्यूएशन जो है वो कम रही है। लेकिन जो पिछले दिनों हालात थे, और एक तो मैक्रो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी थी, डिफॉल्ट्स की बातें हो रही थी, और हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व जो है वो बहुत कम हो गए थे, तो लोगों का एतमाद अबाउट पाकिस्तान इन पाकिस्तान इकोनॉमी जो है वो मुतज़लज़ल हो गया था। और अब उसमें जब ये IMF प्रोग्राम में गए और उसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जब हम देख रहे हैं, जिसमें कि इंटरेस्ट रेट का गिरना, इन्फ्लेशन का गिरना, रिजर्व्स का बढ़ना, एक्सपोर्ट का बढ़ना, रिमिटेंसेस का जो है वो बढ़ना, हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स का बढ़ना, ये जो फैक्टर हैं उसमें कुछ लोगों में वो एतमाद पैदा करता है। और फिर ये जो IMF का नया प्रोग्राम हुआ तो उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने अब ये रिजॉल्व किया है कि वो जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है वो फॉलो करेंगे, और वो फॉलो करेंगे तो इन्वेस्टर्स उसको लाइक करते हैं। जहाँ तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ताल्लुक है, डेफिनेटली अगर उसमें कोई जो है वो डिस्टर्बेंस होती है तो वो एक नेगेटिव फैक्टर डेवलप होता है। मगर नेगेटिव फैक्टर आरिफ साहब कितना डेवलप हो सकता है? मगर अभी हम बात कर रहे थे वो इन्वेस्टर जो इस वक्त हमें और आपको सुन रहा है और या सोच रहा है, फैसला कर रहा है कि किसी और एसेट क्लास में से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल के इक्विटी मार्केट में आ जाए, जरा सी खुदा न खास्ता पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी प्राइमरीली या कोई और फैक्टर स्टॉक मार्केट को क्या क्रैश की तरफ लेके जा सकता है, या अब हम उससे बहुत आगे निकल गए हैं, थोड़ी सी एडजस्टमेंट होगी एंड थिंग्स वुड अगेन सेटल डाउन? आई थिंक इसमें जाहिर तमाम इन्वेस्टर्स की तो डिज़ायर ये होती है कि जहाँ जितने भी अच्छे मौजूद ममालिक में जो डिफरेंसेस ओपिनियन तो होता है, डिफरेंस ओपिनियन मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज में, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है अगर उनका जो है वो ये प्रैक्टिस हो कि वो अक्रॉस द टेबल बैठकर अपने मसाइल, अपने प्रॉब्लम्स जो है वो हल करें और अपने इश्यूज को जो है वो रिजॉल्व करें, तो वो मार्केट्स और इन्वेस्टर्स उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर ऐसी सिचुएशन ना हो तो डेफिनेटली उनको फिर ये है कि रिस्क उनको ज़्यादा महसूस होता है, और फिर वो ऐसी जगहों पर इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ ये फ्लक्चुएशन ना हो, मार्केट फ्लक्चुएशन। तो सिक्योर जगह पे फिर लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बेशक अगर वहाँ रिटर्न कम भी मिले और अगर बैंक में भी जो है वो कम मिले तो फिर वो प्रीफर करते हैं कि उन जगह अपने आप को इन्वेस्टेड रखें। और फिर ज़ाहिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो फिर ये है कि इकोनॉमी को भी एडवर्सली, और इसके लिए ज़रूरी है कि खुलूसी नीयत के साथ मुज़ाकरात किए जाएं आगे। और डिविजन्स इतनी बढ़ चुकी हैं कि खुदा न खास्ता अब हमें मतलब ये भी हकीकत है कि हमारे यहाँ कुछ लोग अगर अल्लाह माफ़ करे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कोई ख़बर आती है ज़रा जो कि इतनी अच्छी नहीं होती, हौसला अफजा नहीं होती, तो एक पूरी पॉलिटिकल बेस है जो उस पर खुश हो रही होती है। दिस इज़ अ रियल ट्रेजेडी टू। जी, खुरम शहजाद साहब भी हमारे साथ हैं, मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना है। खुरम, अभी आरिफ हबीब साहब फाइनेंशियल डिसिप्लिन की भी बात कर रहे थे, आप जरा हमें बताएं कि क्या बोल्ड फैसले, कौन से बोल्ड फैसलों को आप टॉप 3 कहेंगे जिनकी वजह से आज हम इधर ये दिन जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे लेने के लिए प्रोग्राम में। देखें, ऑफ कोर्स एक आज बड़ा हिस्टोरिक डे है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो है पर्सपेक्टिव से, और 1 लाख का इंडेक्स जो है अचीव किया है, और डेफिनेटली इसके पीछे माशी अशारियों की बेहतरी है, और साथ साथ जो है आगे की एक्सपेक्टेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली ये होता है कि स्टॉक मार्केट को ये समझा जाता है कि जी ये तो जो है कोई इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं है।
क्योंकि जो मार्केट्स होती हैं, कैपिटल मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, स्टॉक मार्केट्स जिनका हिस्सा बनती हैं, बेसिकली ये इंडिकेट करती हैं कि इकोनॉमी जा किस तरफ रही है। इन्वेस्टर का सेंटीमेंट जो है इंडिकेट किया जाता है कि जा किस तरफ रही है। तो मेरे ख्याल में दो तीन चीजें ऐसी हैं जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट में हिस्टोरिक रैली बनी और आज स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की दुनिया की सेकंड बेस्ट स्टॉक मार्केट में आ गई है और तकरीबन कोई 60% के करीब जो है ऑलरेडी डॉलर टर्म्स में की बात कर रहा हूँ रिटर्न दे दिया है और अभी भी बहुत रूम बाकी है। पहला अगर आप देखें तो आईएमएफ प्रोग्राम पिछले साल जो लिया गया था और उसको पूरा किया गया और उसके बाद फिर सेकंड आईएमएफ प्रोग्राम शुरू हुआ। तो ये एक तो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जिसकी वजह से एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ कि जी आईएमएफ ऑन बोर्ड आ गया है तो अब चीजें जो है वो बेहतर की तरफ जाएंगी, जो कंडीशंस पूरी होंगी उसके बाद आउटकम्स बेहतर होंगे। तो सेकंड जो चीज थी उसमें इंटरेस्ट रेट्स का कम होना है। जो कैपिटल मार्केट्स होती हैं, जो भी इकोनॉमी में मार्केट्स होती हैं, वो लिक्विडिटी की वजह से ड्राइव करती है। तो जो शरत सूद है वो आधी हुई है। कल भी आप देखें जो ऑप्शन हुआ है टी बिल का, इसमें तकरीबन 13% पे रेट्स आ गए हैं मार्केट के और ये लास्ट ईयर अगर आप देखें तो 22% पे थे। तो ये स्टॉक मार्केट के अंदर जो है दो तीन चीजें इस तरह से हुई। आईएमएफ का प्रोग्राम जो है हमने एक कंप्लीट किया, दूसरा शुरू किया, उसके बाद शरत सूद नीचे आई और तीसरी बात ये जो आप देखती हैं करेंसी स्टेबल हुआ है, ऑयल प्राइसेस नीचे आई हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपको उसकी रिफ्लेक्शन एनर्जी प्राइसेस के कम होने में नजर आएगी आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले जो है वो क्वार्टर्स में, हाफ ईयर्स में। तो उसकी भी एक वजह होती है कि जी आपकी स्टेबिलिटी अगर है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव होना शुरू हो गई है, मुआशी अशारिये बेहतर हुए हैं, इंटरेस्ट रेट नीचे चले गए हैं, इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट्स में आ गई है। खुर्रम साहब आपसे हम पूछेंगे कि आईएमएफ का प्रोग्राम हमने मुकम्मल किया, बड़ी हौसला अफजा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं हमारे पास, स्टॉक मार्केट हमारी अच्छी है, लेकिन बाज़ अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान अपने जो लेंडर्स हैं उनका एतमाद उस तरह से नहीं बहाल कर पाया है। सो क्या उसमें काम चल रहा है, मामला सेटल डाउन हो जाएंगे? फिर कर्जे रोल ओवर की भी बातें हैं कि पाकिस्तान उसमें भी उस तरह से कामयाब नहीं हो पाया है जिसकी तवक्को थी। इस पे जरा रोशनी डालिएगा प्लीज। वुड दिस हेल्प दिस अचीवमेंट दैट वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे इन दैट? देखें ये ओवरऑल पर्सपेक्टिव है, ओवरऑल सेंटीमेंट है। मेरे ख्याल में अगर मार्केट्स बेहतर होती हैं तो वो इन्वेस्टर का सेंटीमेंट, जैसे मैंने पहले कहा, रिफ्लेक्ट करती हैं कि इन्वेस्टर क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है पाकिस्तान के बारे में, या फिर जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वहां से पैसा पाकिस्तान में आना शुरू हुआ है। आप देखें फॉरेन इन्वेस्टर्स भी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करना शुरू हुआ है पिछले 1 साल से और काफी अरसे बाद ये हुआ है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो आहिस्ता आहिस्ता, देखिए सबसे पहले क्या होता है जब इकोनॉमी में कोई टर्न अराउंड आता है, बेहतरी आना शुरू होती है, उसके दो बड़े अशारिये होते हैं और उसे कहते हैं ट्विन डेफिसिट्स। आप देखें फिस्कल डेफिसिट जो फर्स्ट क्वार्टर का आया है जिसमें टैक्सेस और अखराजात, इसके अंदर जो बैलेंसिंग हुई है वो सरप्लस में कन्वर्ट हुई है 24 साल बाद। 24 साल बाद ये बहुत बड़े जो डेवलपमेंट है। हम भी बात करते आए हैं नॉर्मली, हम भी जो है अगर आप देखें कि मैं भी बात करता आया हूँ, आपको साथ प्रोग्राम्स मैंने भी बात किए हैं और मैंने हमेशा ये पॉइंट आउट किया कि फिस्कल डेफिसिट जो होता है ना वो बड़ा की होता है, रूट कॉज होता है किसी भी इकोनॉमी का। और फिस्कल डेफिसिट हमारा बड़ा प्रॉब्लम रहा है कि हमने खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ाए, हमने टैक्सेस उस तरह से नहीं दिए पिछले कई सालों से। क्वार्टर गया, 24 साल के बाद जो है बेहतरी हुई, फर्स्ट क्वार्टर में सरप्लस आया। इसी तरह अगर आप एक्सटर्नल अकाउंट देखें उसमें भी सरप्लस आपको नजर आए, यानी कि उसमें भी आपके इंपोर्ट्स एक तो थी, एक्सपोर्ट्स अपनी जगह रही, बेहतर हुई, 8% की ग्रोथ रही है, 9% की ग्रोथ रही है और साथ साथ रेमिटेंसेस ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो अच्छा, अभी हम आरिफ साहब के पास जाएंगे। आरिफ साहब जी, बहुत सी बातें हैं, लेकिन आरिफ साहब आपसे हम ये भी पूछना चाहेंगे अवाम की कंट्रीब्यूशन के हवाले से, बिकॉज ऑब्वियसली चले एज वी सेलिब्रेट दिस माइलस्टोन, हमने ये साल बड़ा मुश्किलात का भी उस तरह देखा है कि जितने टैक्सेस लगे हैं वो आ जाके सैलरीड क्लास पे ही लगे हैं। सो दे वुड फील कि जी हमारी बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी को बेहतर करने की। डू यू फील द सेम? और अब आगे जाके कोई रिलीफ की तवक्को की जा सकती है इस लिहाज से? आपने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान में जो है टैक्सेस का बोझ बहुत डाल दिया गया है और सिर्फ ये है कि सैलरी क्लास के लिए तो ज्यादा अनबेरेबल है, लेकिन बिजनेसेस पे भी जो है वो बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेस हैं और रीजन में हम सबसे ज्यादा जो है हाई टैक्सेशन पे करने वाली जो है वो बिजनेसेस चल रहे हैं। तो उसको कम करना जो है वो इंतहाई जरूरी है। अगर बिजनेसेस को, जहाँ ये हम बात कर रहे थे, ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स इंप्रूव हुए, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो स्टिल हमारा FBR रेवेन्यू वी आर लैगिंग बिहाइंड,
हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट जो है, जो हमारा बजटेड है, उसमें वी आर लैगिंग बिहाइंड। उसके लिए हुकूमत को जो है वो स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि हम किस तरह अपने रेवेन्यूज को जो है वो बढ़ाएं, हम कैसे अपनी ग्रोथ को, रेवेन्यूज बढ़ेंगे तो फिर वो टैक्स रेट को कम जो है वो कर सकेंगे। और रेवेन्यू जो है वो टैक्स रेट बढ़ने से नहीं बढ़ते, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने से बढ़ते हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि आम लोगों के को ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट जब पहुंचेगा कि जब रोजगार के ज्यादा मौके मुहैया होंगे और ये कि लोगों के ऊपर ये टैक्सेस का बोझ जो है में जो है कमी आएगी। तो मुझे लगता है कि उसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि मुख्तलिफ सेक्टर्स पे नजर डाले कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं कि जो अंडर कैपेसिटी ऑपरेट कर रहे हैं, कि उनके पास उनकी जो है वो प्रोडक्शन कैपेसिटीज बहुत ज्यादा हैं लेकिन वो बहुत कम पे ऑपरेट कर रहे हैं। उनको इस तरीके से स्ट्रेटेजी बना के इंश्योर किया जाए कि उनको जो है वो उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए और वो बगैर कोई इन्वेस्टमेंट के जो है वो बढ़ सकती है। उससे फिर गवर्नमेंट के रेवेन्यू भी बढ़ेंगे और जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा। और फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करे तो वहाँ वो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर भी है, रोजगार भी मुहैया करता है और उसमें जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, तो उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर बढ़ेगी तो गवर्नमेंट के टैक्सेस जो है वो इम्प्रूव एक्टिविटी। आरिफ साहब, हमारा जुलाई से अक्टूबर तक का जो डेटा आया है उसमें जो हमारा फॉरेन लेंडर है या हमारा बायलैटरल या मल्टीलैटरल क्रेडिटर है उसका एतमाद ऐसा लग रहा है कि हम उस तरह से हासिल नहीं कर पाए हैं क्योंकि बहुत ही कम पैसे आए हैं एज कम्पेयर टू व्हाट वी एक्सपेक्टेड। आपको लगता है कि जो अब हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट पे बेहतरी है या एतमाद बढ़ रहा है इन्वेस्टर का, इससे उनका भी एतमाद बढ़ेगा और हमारी वो सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? उसमें डेफिनेटली जो है उसमें जो है वो बेटर रिजल्ट्स तो उसके आएंगे और लोगों के जो है एतमाद में इजाफा जरूर होगा। लेकिन आई थिंक अभी भी हमारा जो मंजिल जो है हनूस दूर है। अभी हमें बहुत, बेशक हम ये सेलिब्रेट तो करें और सेलिब्रेट करना भी चाहिए, लेकिन फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन के साथ जो है जो अगले इक़दाम लेने, नेक्स्ट स्टेप्स लेने हैं, उसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत और तवज्जो की जरूरत है और उसमें रिलैक्स न करें। जब जाके हम अल्टीमेटली जो है ये जो ऑब्जेक्टिव है कि लोगों की फलाह का जो ऑब्जेक्टिव है, असल तो मकसद यही है ना कि तमाम आवाम के लिए सहूलियात पैदा हो। आवाम के लिए सहूलियात पैदा जो है वो ये होगी बेशक जब ये इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है, महंगाई का बढ़ने का रेट जो है वो कम हुआ है, तो ये एक रिलीफ जरूर है। लेकिन ज्यादा रोजगार के मौके हासिल होना और ये जो है उसके अंदर फर्दर जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ना बहुत ही क्रिटिकल है इसके लिए कि हम अल्टीमेटली आवाम को जो है बहुत ज्यादा रिलीफ दे सकें। ऑब्वियसली और कोशिश भी यही करनी चाहिए कि मोमेंटम जो है वो कम ना हो और बढ़ता रहे। खुरम, आप तो एडवाइज़र हैं वजारत ख़जाना के, आरिफ हबीब साहब ने कुछ सेक्टर्स का जिक्र किया जो कि अंडर कैपेसिटी हैं, आप क्या एडवाइस करेंगे? ऑब्वियसली एक माइलस्टोन तो अचीव हो गया बट वी वांट टू कीप इट अप, वी वांट टू कीप द मोमेंटम गोइंग और ऑब्वियसली इसके अब नीचे आने का कोई जवाब वैसे भी नहीं बनता। व्हाट वुड योर एडवाइस बी? ये कहूंगा कि पहले मैं उसका एक जवाब दे दूं जो मैं पहले मुझसे सवाल किया गया था कि जी लेंडर्स का जो है एतमाद, जी जो अभी आरिफ साहब से भी हमने डिस्कस किया, जो फ्लोज है ना, फ्लोज उसकी एक टाइमिंग होती है, वो आपको नजर आएंगे एक क्वार्टर में अगर टारगेट से ऊपर नीचे होते हुए। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मैं जो कह रहा था कि ट्विन डेफिसिट्स आपके जो इंप्रूव हुए ना उसकी वजह से आपके यहाँ रिजर्व्स में बेहतरी हुई है, एक्सपोर्ट्स जो है अपनी जगह कंसिस्टेंट है और आपके यहाँ रेमिटेंसेस बहुत मैसिव हुई हैं, जिसकी वजह से आपके यहाँ रिजर्व्स बेहतर हुए, जिसकी वजह से इंपोर्ट कवर बेहतर हुआ, तब आपके लेंडर्स का जो है वो एतमाद बहाल हुआ है। और देखें उसकी वजह से आपके यहाँ रेटिंग्स इंप्रूव हुई हैं। रेटिंग्स ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ये कह रही हैं अगर आपको कि आपका पॉजिटिव आउटलुक है और आपकी रेटिंग इंप्रूव कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि लेंडर्स का कॉन्फिडेंस उन रेटिंग्स पे होता है कि जी रेटिंग्स बढ़ती हैं तो वो लेंडर्स आपके पास आते हैं। इसीलिए रोल ओवर्स की बातें शुरू हुई, इसीलिए हमारे यहाँ जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में हम आए हैं फॉरेन डेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं आता हूँ जो आप कह रहे हैं कि जी किस सेक्टर में हमें ध्यान देना चाहिए। देखें टैक्सेस, ये बिल्कुल सही बात है कि हम जो है हाई टैक्स इकोनॉमी है जिसे हमें कम करना है, फॉर्मल सेक्टर पर खासतौर पर कम करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि एक तरफ इंटरेस्ट रेट कम हो, एक तरफ टैक्सेस कम हो फॉर्मल सेक्टर पे
और एक तरफ एनर्जी कॉस्ट कम हो, ये तीन बड़े सेक्टर्स हैं जो किसी भी बिजनेस को जो है अफेक्ट करते हैं। इसके अंदर मेरी ये सजेशन होगी, एडवाइस होगी, जो ये मेरे ख्याल में है भी, हम सारे उस पर कंसिस्टेंस भी हमारा है कि जो अनटैक्स सेक्टर्स हैं या अंडर टैक्स सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, उस पर हम काम करने जा रहे हैं। उसके अलावा जो है लैंड, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों पे जो है वो बात होती आई है कि इन पे सही से टैक्स की कंप्लायंस, एनफोर्समेंट नहीं होती है, उस पे होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है तीसरी जो एरिया है रिटेल, होलसेल एंड ट्रेड, इस पे मेरे ख्याल में गवर्नमेंट ने ये अपनी एफर्ट शुरू भी की थी और होपफुली उसको हम आगे लेके जाएं और उसको हम जो है टैक्स नेट मिलाएं। बहुत एक रीजनेबल तरीके से सबको टैक्स देना चाहिए, क्योंकि अगर जिस दिन वो होगा ना खुरम साहब, उस पे हम एक और पूरा प्रोग्राम करेंगे सेलिब्रेट करने का, अगर ये सारा सेक्टर टैक्स नेट में आ जाएगा। अच्छा, हम फॉरेन लेंडर्स की बात कर रहे थे, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स की बात कर रहे थे। गवर्नमेंट ने, आपको पता है, बिकॉज ऑफ फिस्कल कंस्ट्रेंट्स डेवलपमेंट बजट भी उस तरह से रिलीज नहीं किए, तो अब हम उसमें भी बेहतरी देखेंगे। जब वो रिलीज होगा तो फिर शायद इन्वेस्टर जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सऊदी 1.2 बिलियन की एक ऑयल फैसिलिटी है, उसमें भी जरा तेजी आएगी डेवलपमेंट में, आपको लगता है? बिल्कुल, देखें बात ये कि आहिस्ता आहिस्ता जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे आएगी, अब ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल नीचे आ रही है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का एक पार्ट है, ये जब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आती है तो हर किसी के लिए फिजिबल हो जाता है इन्वेस्ट करना उस एनवायरनमेंट में। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्टेबिलिटी रखें। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। सब बातों की एक बात कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्त हमारे पास कम है, लेकिन ये पॉइंट अहम है और इसको हम लेके अपनी इस डिस्कशन को कंक्लूजन की तरफ लेकर जाएंगे। आरिफ हबीब साहब, शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। एंड खुरम शहजाद साहब, आपने भी वक्त दिया, थैंक यू। ये जी 1,315 पॉइंट्स पे ट्रेड कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, और हम लाख से कह रहे थे ना कि हमें ऊपर ही जाना है, एंड टू स्टे देयर। सो एज वी स्पीक दीज आर द फिगर्स इन फ्रंट ऑफ यू। सर्टनली मील अबूर किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने, 1 लाख पॉइंट्स की हद को छू लिया है, इनफैक्ट अबूर कर लिया है। इसमें हमने तफसील से बात की, अभी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे थोड़ी देर। गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान सीरीज का तीसरा और फैसला कुन ये मैच होगा, क्योंकि सीरीज अभी 1-1 से बराबर है। इतना एक्साइटिंग हो जाता है ना, इसलिए हमारी बड़ी कोशिश, हमारी बैठे बैठे कोशिश होती है कि जब हमारा किसी के साथ मैच हो रहा हो और वो जीत जाए एक और बेस्ट ऑफ 3 हो, तो हमें एक ज़रूर जीतना चाहिए ताकि एटलीस्ट थर्ड मैच में कोई इंटरेस्ट तो हो ना। सो आज के मैच में हम इंटरेस्टेड हैं। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर हो चुकी है, ये तो आपको बता चुके हैं। और पाकिस्तान टीम ने जिस तरह दूसरा मैच 10 विकेटों से अपने नाम किया, उम्मीद यही है कि सीरीज़ जीतने में भी कौमी टीम को ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं आए और जिस तरह पिछला मैच था उसी तरह अभी भी हो जाए। क्या ख्याल है जनाब? कौमी स्क्वाड में शामिल फास्ट बॉलर अहमद तानियाल और शाहनवाज दहानी इंजरी के बायस सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह अब्बास आफरीदी हैं, जहांदाद खान हैं, इनको शामिल किया गया है। जिम्बाब्वे से सीरीज जीतने से ज्यादा बड़ा चैलेंज आपको पता है चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद है पाकिस्तान में, जिसका अब तक स्केड्यूल जारी नहीं हो सका है। हंसी आती है मुझे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड मीटिंग कल हो रही है, उस पर भी हम सबकी नजरें हैं। अब ये जराए बता रहे हैं कि बोर्ड इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाने का ऑप्शन पेश किया जाएगा और पाकिस्तान को भी इस पर मनाने की कोशिश की जाएगी। आपको पता है ना कि हमारा एक स्टांस है कि शुरू से कोशिश तो की जा रही है, चाहते हैं कि हमारे यहाँ ही हो सब कुछ और जिससे नहीं आना वो ना आए, लेकिन अब लगता है कि कुछ प्रेशर का दबाव आ जाएगा। यस, कुछ प्रेशर का दबाव लग रहा है हमें। अच्छा जी, राशिद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। राशिद भाई, लोगों को शामिल किया गया है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर आवर चांसेस टुडे, क्योंकि आज भी बारिश का इम्कान जाहिर किया जा तो रहा था, अब मौसम तब्दील हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान का, क्योंकि यहीं से आपकी वनडे टीम शायद अनाउंस होगी साउथ अफ्रीका के लिए। यहाँ पे जो परफॉर्म करेंगे वही कंटिन्यूएशन होगी साउथ अफ्रीका एंड चैंपियन ट्रॉफी के लिए। तो कुछ प्लेयर्स हैं जो कि क्वेश्चन मार्क है, जिनका जरूरी है परफॉर्म करना। साइम अयूब ने परफॉर्म कर दिया, अब्दुल्ला शफीक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कामरान गुलाम है मिडिल ऑर्डर में, बैटिंग नहीं आई, इरफान खान है मिडिल ऑर्डर में, और 2 ऐसे प्लेयर हैं जो टीम के साथ नहीं है, वो भी ज्वाइन करेंगे शायद साउथ अफ्रीका। फखर जमान हमारी दुआ भी है और ख्वाहिश भी है, और बाबर आजम। तो ये टीम बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी भी मुझे कंसर्न है मिडिल ऑर्डर के ऊपर कि हमारे पास कोई ऐसे प्लेयर हैं
जो कि लंबी इनिंग टॉप ऑर्डर फ्लॉप होने के बाद लंबी इनिंग खेल सकते हैं। क्योंकि हमारा अलमिया यही बन जाता है कि जिस दिन हमारे ओपनर चल गए हम मैच निकाल लेते हैं, और जब जिस दिन हमारे ओपनर नहीं चलते हम मैच नहीं निकाल पाते। जी ऐसा ही है हमारा, लेकिन जिस दिन हमारी बैटिंग चलती है तो बॉलिंग फारिग हो जाती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हमारी बॉलिंग, स्पेशली हारिस ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। हमारे स्पिनर्स ने, हमने T20 में सुफियान मुकीम को खिलाया, वो अच्छा लगा कि वो अच्छा बॉलर। यहाँ पे हमने 2 मिस्ट्री बॉलर कह लें या रिस्ट स्पिनर कह लें, अबरार को हमने ट्राई की, लास्ट मैच में 4 विकेट लिए। फैसल अकरम को हमने खिलाया पहले मैच में, उन्होंने 3 विकेट लिए। तो चीजें नजर आ रही हैं हल्के हल्के, लेकिन एक लंबा टाइम चाहिए होता है स्पिनर्स को अपनी जगह बनाने के लिए। अच्छा, अबरार बहुत अरसे से आपको पता है लेग स्पिनर टीम के साथ थे, आपको लगता है कि उन्हें लेट मौका मिला है या सही मौका मिला है? और इंजरीज का मसला भी आपको पता है कि रहा है। इंजरीज का मसला था, लेकिन उनको हमें 2022 का ऑस्ट्रेलिया का जो वर्ल्ड कप था वहां पे वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। उस वक्त तक उनका शायद डेब्यू नहीं हुआ था टेस्ट का, तो वहां पे उनको ट्राई किए कर सकते थे। लेकिन शादाब खान खेल रहे थे, फिर उसामा भी लाइन में आ गए, 2 ऐसे बॉलर जो कि बहुत आउट कर रहे थे। शायद इसी वजह से उनको मौके नहीं मिले, लेकिन जब मिला तो बल्कि इंडिया में भी उनको मौका मिल सकता था, वहां पे भी नहीं मिल सका। लेकिन अभी मिला है, ठीक है जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन वो एक थ्रेट कर सकते हैं उनकी। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में T20 आपको पता है स्क्वाड में साइम नहीं थे, इस मर्तबा भी शायद नहीं है। सो what do you have to say about it? Should we have him in the T20 squad? मेरे ख्याल से कुछ प्लेयर्स ट्राई कर रहे हैं। मेरी थोड़ी बहुत बात हुई थी आकिब से, इस बारे में पूछा था। इस बारे में बहुत सारी चीजें वो नहीं बताते, लेकिन वो कुछ प्लेयर्स को ट्राई करना चाहते हैं। उस्मान खान को, जैसे मेरा आर्गुमेंट है, उस्मान खान को तो वनडे में होना चाहिए। उसका 75 का एवरेज है, 117 का स्ट्राइक रेट है उसके, जो डोमेस्टिक रिसेंटली खेला है, 200 रन भी बनाए। तो हमें ऐसे प्लेयर्स चाहिए एशियन कंडीशन में, जो कि चैंपियन ट्रॉफी इधर है, फखर जमान हो, उस्मान खान हो, उस्मान तीसरे ओपनर हो जाए और साइम अय्यूब हो जाए, तो क्या है कि आप T20 में मेरे ख्याल से अभी उसको इनिंग बिल्ड करने का मौका ही नहीं मिलता ना T20 में, डोमेस्टिक पे जिस तरह स्कोर किया है। लेकिन ये है कि साइम अय्यूब ऐसा प्लेयर है जो कि फ्यूचर में मेरे ख्याल से T20 का प्लेयर होगा। वो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है, वो नजर आया है कि उसमें वो स्पार्क है अपने। अच्छा, आज के मैच में राशिद भाई, आज के मैच में अब्बास आफरीदी और जहादाद को शामिल किया गया है, इस चेंज को किस तरह देख रहे हैं आप? नहीं मतलब वो तो गए अभी, ट्रेवल किया, वो T20 का भी हिस्सा है, तो लंबी फ्लाइट से मेरा नहीं ख्याल कि उनको मौका देना चाहिए। इंजरी के चांसेस हो जाते हैं, जैसे शाहनवाज धानी को भी एक इनको प्रॉब्लम रहता है इंजरी का, दोबारा उनको इंजरी हुई है। अहमद दानियाल को हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम हुआ, तो इंजरी से बचने के लिए ट्रैवल करके फौरन तो मैच ना खिलाएं, मेरे ये मशवरा होगा। हमारी स्ट्रैटेजी आज क्या होनी चाहिए? अगर हम टॉस जीतें तो क्या करें? बैटिंग उनको कराएं। ब्लवायो में तो नजर आ गया कि वहाँ की पिच बाद में बेहतर होती चली जाती है। हाँ ठीक है, हमारे पास स्पिनर अब ज्यादा खिलाया ना, हमने पहले मैच में एक स्पिनर शॉट खिलाया, अगले में डाल दिया था, स्पिनर से बॉलिंग नहीं कराई, तो अब हमने 3 स्पिनर्स हमारे पास है, तो पाकिस्तान को पहले फील्डिंग करनी चाहिए। अच्छा, अब राशिद भाई बात कर लेते हैं, कल जो मीटिंग होने वाली है आईसीसी की, और एक हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान को कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन कोई और रास्ता भी कुछ और आपको नजर आता है? मतलब या तो फिर हम डटे रहे अपनी बात पे कि सॉरी ऑल और नथिंग हम इधर ही करेंगे, या फिर ओके हाइब्रिड मॉडल हैशटैग अभी नहीं तो कभी नहीं, बस यही चलाएं पाकिस्तान के कीबोर्ड वाले। और पाकिस्तान, हमने पहले भी तस्करा किया, बारहा दफा किया है कि पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग होल्ड में है, पाकिस्तान मजबूत पोजीशन में। ये मौका पाकिस्तान को पहली दफा मिला है जब से ये सारी चीजें शुरू हुई है। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी बहुत देखी, तो उसमें उन्होंने कहा विन विन सिचुएशन पे हम जाएंगे। इसका मतलब है कि हाइब्रिड मॉडल में आएंगे हम, लेकिन अपनी शराइत सामने रख देंगे। बोर्ड मेंबर, जो 16 बोर्ड मेंबर शरीक हो रहे हैं, उनके सामने हम रख देंगे कि भाई अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। और इंडिया में क्या है, 2025 में वुमेन वर्ल्ड कप है, 2026 में T20 वर्ल्ड कप है, 2029 में चैंपियन ट्रॉफी है, 2031 में ODI वर्ल्ड कप है। तो बिग लॉस है, क्योंकि पाकिस्तान भी हाइब्रिड मॉडल पर जाएगा। ठीक है, एक बांग्लादेश में वर्ल्ड कप है T20 का, साथ में एक श्रीलंका में, लेकिन एक चैंपियन ट्रॉफी तो इंडिया में है ना, वुमेन वर्ल्ड कप तो इंडिया में, तो वो पाकिस्तान बाहर खेलेगा। मुझे जो लगता है एक चीज और करनी चाहिए, मशवरा दे सकते हैं हम, क्योंकि
नकवी साहब को, पीसीबी को ये करना चाहिए। 29 को मीटिंग है, उसको डिले इस वजह से कर सकते हैं कि मीटिंग अपनी सुन ले, उसके बाद गवर्नमेंट बोले कि हम गवर्नमेंट से अपनी पूछ के आते हैं। 48 आवर्स हो जाएंगे इसमें, तो आप 2 दिसंबर तक पहुंच जाएंगे, जहाँ पे जे शाह होगा नेक्स्ट सीट पे आईसीसी की मीटिंग। ये इमरजेंसी मीटिंग कहलाती है। वैसे तो 3 मीटिंग होती है साल की आईसीसी की, ये इमरजेंसी मीटिंग है। इसमें कभी भी आप दोबारा बुला सकते हैं। पाकिस्तान का मसला है तो पाकिस्तान यही बोलेगा पीसीबी कि भाई हम अपनी हुकूमत से पूछ के आते हैं, तो 2 दिन तो लेगा हुकूमत से पूछने में, और उसमें आप जे शाह को बिठाएंगे, वहीं पे फैसला होगा सही कि पाकिस्तान और इंडिया फ्यूचर में हाइब्रिड ही Not bad, good idea actually. That's a very good idea. That's a very smart way to go about it, और टाइमिंग भी कुछ ऐसी ही बन गई है। मतलब राशिद भाई ने पूरा टाइमलाइन सेट करके दे दिया है कि 29 को 2 दिन का एटलीस्ट टाइम ले, और उसके बाद 2 को वो जैशा आ जाएंगे, और उसके बाद उनके सामने मुद्दा रखें, बिकॉज यू नो आगे वो हैं एक और चीज राशिद भाई, मतलब ये जो एक चीज और है, ब्रॉडकास्टर परेशान है, स्पॉन्सर परेशान है। अब नोट कीजिएगा, आप लोग आप जरूर देख रहे होंगे, फॉलो करते हैं क्रिकेट को, इंडिया से कोई मीडिया से कोई बैशिंग नहीं आ रही है। अब बहुत ज्यादा ठंडे पड़ गए हैं, उनको अंदाजा हो गया कि पाकिस्तान इस दफा बड़ा हार्ड आ रहा है। पाकिस्तान नहीं होता तो आईसीसी को अफेक्ट होगा, आईसीसी को अफेक्ट होगा तो बीसीसीआई को होगा, बीसीसीआई को होगा तो राशिद भाई उन्होंने तो मतलब इस्लामाबाद के धरने का इतना बतंगड़ बनाया हुआ था कि ये देखिए हालात क्या हैं और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आप लोग तो कराची में बैठे हैं, मेरे तो 1 किलोमीटर की दूरी पे। आप तो मतलब यू वर इन द हार्ट ऑफ द एक्शन। अच्छा ये बताएं, ये भी एहसास है, बिकॉज ऑब्वियसली अब हम बार बार इंडिया और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, देयर आर अदर टीम्स इन्वॉल्व्ड एंड अदर बोर्ड्स इन्वॉल्व्ड एज वेल, तो उनको भी तो नजर आ ही रहा होगा कि अगर इंडिया इस किस्म की हरकत कर सकता है अगेंस्ट पाकिस्तान, तो ये तो किसी बोर्ड के साथ भी अपनी मनवाई जा सकती है। देखिए पाकिस्तान इस वजह से अगर बाइकआउट करना चाहता है तो खुद नहीं करे, ये मेरा एक और मशवरा है। वो वोटिंग पे चला जाएगा, वोट आउट हो जाए, वोट आउट होगा कि 9 कंट्रीज 7 कंट्रीज ने पाकिस्तान को आउट किया है, तो ये बहुत बुरा होगा क्रिकेट के लिए कि 7 कंट्री मिलकर पाकिस्तान को वोट आउट करते हैं। वो पाकिस्तान के पास चांसेस हैं जिसमें और बाकी मुल्कों के लिए क्या इतना आसान होगा इस तरह इंडिया का साथ देना ओपनली एंड पाकिस्तान को वोट आउट करना? उसमें सामने चीजें रखी जाएंगी कि पाकिस्तान जैसे आईसीसी के रूल के मुताबिक नंबर 1 8वीं टीम इंडिया अगर है, नहीं आना चाह रही तो 9वीं टीम लेके जाए। नंबर 1 तो यही हो जाएगा। नंबर 2 होगा हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात होगी कि इसमें आप खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। फिर एक कंप्लीटली शिफ्टिंग है इस टूर्नामेंट की कि दूसरी और कंट्री में हम जाके खेल लेते हैं, इस पे भी ये बात होगी। पाकिस्तान तो ये भी बोल सकता है कि स्टिल ये वोटिंग राइट्स हमें ही दे दें, हम कहीं और जाके करा लेते हैं। ये ऑप्शन बात जरूर होगी। इसी वजह से पाकिस्तान के पास अगर टाइम मिलेगा पीसीबी को, और वो बात करेंगे अपनी हुकूमत से कि 2-3 दिन का टाइम बहुत जरूरी है, और 2-3 दिन में कंप्लीटली सिनेरियो चेंज हो जाएगा। जेशा बैठे हुए ऑलराइट, उम्मीद है कि आपका ये सजेशंस जो हैं ये जिन्होंने देखनी है, आप पर्सनली फैसले जिन्होंने लेने हैं वो देख चुके हैं और उनको पता चल जाए। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी। जी राशिद भाई क्या कह रहे हैं? भी जियो न्यूज़ को फॉलो कर रहा है, वो उसी पे अमल कर रहा है। बिल्कुल, दैट्स राइट। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अब हम टाइम देखते हैं, जिनको हम चाहते हैं ना वो देख के जरा इसके बारे में सोचें, तो हम ब्रेक के बाद मिलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक अभी जारी है। वो कह रहे हैं लोग हो ना हो लेकिन धरना अभी जारी है, चूंकि उन्होंने अनाउंस कर दिया है। लेकिन हकीकत यह है कि ऑब्वियसली धरना ख़त्म हुआ, उसका इख्तिताम ज़ाहिर खुशगवार नहीं था और उसकी बहुत सारी वजूहात सामने आ रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी लीडरशिप में बहुत से लोग ऐसे हैं जो सवाल उठा रहे हैं और वो अभी तक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या। शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PTI के। शौकत साहब, मतलब आप भी थे, आप रास्ते में जब थे तब भी हमारा आपसे रब्ता हो रहा था, आप चाइना चौक तक पहुंचे, क्या हो रहा था? अल्टीमेटली ये सूरत हाल बन गई थी कि कारकुन किसी के कंट्रोल में नहीं थे और वो खुद ही अपने फैसले करना चाहते थे, या फिर उनको कोई कंट्रोल कर रहा था? बहुत शुक्रिया। देखिए ऐसी बात नहीं थी, चूंकि डी चौक एक फेमस नाम बन गया था और सबको कहा गया कि हम इस्लामाबाद जाएंगे डी चौक। तो डी चौक बेसिकली जो पार्टी का फैसला था वो डी चौक का नहीं था, बिल्कुल जो चाइना चौक पे हमने कहा कि इससे आगे नहीं जाएंगे। लेकिन चूंकि वर्कर भाग रहे थे उधर, तेजी से वहां चले गए, हो सकता है वो रात को वापस भी बुला लिए जाते। लेकिन
जो हुकूमत से गफलत हुई है, हुकूमत ने पहले जब वहां पहुंचे तो आप देखें फुटेजेस में नजर आता है, वहां जो रेंजर्स खड़े थे उन्होंने बाकायदा सलाम किया, एक दूसरे से हाथ मिलाया, वो उतर के चले गए। वो नौजवान थे, अपना जो भी वो कर रहे थे, जो जज्बा था उनके अंदर, वो जज्बा उसके बाद अगर हुकूमत थोड़ा सा सब्र करती, तामुल करती, तो ये बड़ी आसानी के साथ उनको हम वापस ले आते और जो चाइना चौक में बैठी थी हमारी सारी लीडरशिप, वो सारे उधर ही आ जाते। आप ये कैसे कह रहे हैं कि आप वापस ले आते, क्योंकि आपके रहनुमा ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि डी चौक जाना ही था और बुशरा बीबी ये फैसला कर चुकी थी कि डी चौक जाना। शौकत साहब, कैन वी पुट दिस इन एज वेल कि आप जिस जज्बे की बात कर रहे हैं, मतलब उस जज्बे में तो उल्टा उनको भी पड़ रहा था, मतलब गंडापुर साहब को भी बोतलें पड़ रही थी, उनकी गाड़ी पे भी हमले हो रहे थे, तो ये ऊपर से वापस कैसे मुड़ गए अपनों पे ही ये पूरा क्राउड? डी चौक कोई नो गो एरिया नहीं था, इससे पहले भी बड़े जलसे हुए हैं, वहां पे धरने हुए हैं, लेकिन अगर नौजवान हमारे चले भी गए तो ये तो पाकिस्तानी थे ना, कोई इंडिया से तो नहीं आए थे, कोई हमला करने तो नहीं आए थे, अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड है, एहतजाज हमेशा होता है, लेकिन जिस अंदाज से हुकूमत ने ट्रीट किया उनको, जिस अंदाज से यानी वो कह रहे हैं कि जी हमने सफाई कर दिया है, इस्लामाबाद को साफ कर दिया है, ये दहशतगर्द थे, ये इंतशारी थे, इसमें बहुत दुख हुआ, इसलिए कि बहुत सारे घर उजड़ गए, बहुत सारे कारकुन शहीद हुए हैं, और मुझे तो जो रेंजर शहीद हुए हैं, जो पुलिस वाले शहीद हुए हैं, उन पे भी अफसोस है, वो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं। जिस अंदाज से ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया गया, मेरे ख्याल से इजरायली एडमिनिस्ट्रेशन भी इतना जुल्म नहीं कर सकती। एक बच्चा नमाज पढ़ रहा था कंटेनर के ऊपर, उसको उठाकर नीचे फेंक दिया, ये बंदा तो नजर आ रहा है ना, इसके खिलाफ एक्शन नहीं हो सकता है, ये किसके कहने पे ये कर रहे थे? फिर डायरेक्ट फायरिंग हुई, हामिद मीर के प्रोग्राम मैंने देखा है, सुना है, उन्होंने कहा कि डायरेक्ट फायरिंग मेरे सामने हुई, लोगों को गोलियां लग रही थी, और आपके वफाकी वज़रा आके कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, तो आप वो बारहा आपसे फहरिस्त मांग रहे हैं, कुछ लोग तो सर्टनली रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन आप उन्हें कोई फहरिस्त मुरत्तब करके क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि एक लीडर आता है आपका, वो कहता है जी 5, दूसरा आता है वो कहता है 20, तीसरा आता है वो कहता है 278। मतलब ये अपना ही, ये लिटरली ये बात बड़ी सीरियस है, ये मजाक बन के रह गई है। इसमें बात सुने सर, ये देखें, ये पूरे पाकिस्तान से लोग आए थे, इसमें 4-5-6 दिन लग सकते हैं, वो लोग घरों को नहीं पहुंचते, क्योंकि हमारी इत्तला के मुताबिक डेड बॉडीज को हटा दिया गया है और अस्पतालों पे बाकायदा कंट्रोल किया गया कि जी आपने नहीं बताना अपनी रिपोर्ट में कि किसी को गोली लगी है, तो आप जाके किसी भी अस्पताल वाले से पूछो, वो कह रहे कि गोलियां लगी थी, लेकिन रिपोर्ट नहीं दे सकते। तो ये तो देखे, अब मेरे शांगला में एक लड़का जो है ना, कल रात को वहां पहुंचा दिया गया, वो शहीद हुआ है, उसकी नमाज जनाजा रात को हो गई, और इसके साथ 4 जख्मी थे, उनकी भी आ गई है। तो मैं तो दे सकता हूँ शांगला के हवाले से, मैं दे, इसी तरह हर जिला अपना देगा ना, वो सारी फिगर्स इकट्ठी होंगी तो फिर पता चलेगा। तो अच्छा, बेसिकली शौकत साहब आप ये कह रहे हैं ये फिगर जो है ये अभी इकट्ठा हो जाएगा, तो आप लोगों की तरफ से एक फिगर, एक नंबर आ जाएगा कि कितनी हलाकतें हुई हैं इस सारे मरहले में, आप यही कह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये तो कोई मामूली वाकया नहीं है ना, हम तो एहतजाज करने गए थे, हमारे लोगों को कोई ये ट्रेनिंग तो नहीं दी गई थी ना कि ऊपर से गोलियां बरसाई जाएंगी तो आप खड़े रहेंगे। अच्छा शौकत साहब, जी शौकत साहब, ये भी कहा जा रहा है कि कोई क्लियर डायरेक्टिव नहीं थी। अब अलीमा खान साहिबा का ही ट्वीट अगर आप देख लें तो उनका भी ये सवाल था कि जो मेन कंटेनर था जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब थे और बुशरा बीबी थी, उसकी लाइट, साउंड, ये सब कुछ बंद था, एंड फॉर आवर्स बंद था। तो ऐसा भी तो हो सकता है, अलीमा खान साहिबा का ट्वीट है, जी उनका ट्वीट है ये, तो ऐसा भी तो हो सकता है जो आप यंगस्टर्स की बात कर रहे हैं, नौजवान जो वहां थे, जो प्रोटेस्ट के लिए आए हुए थे, जब उनको कोई डायरेक्शन ही नहीं मिलेगी तो फिर तो कहीं भी, तो वो तो फिर किसी कॉर्नर, किसी सिचुएशन में भी पहुंच सकते हैं। मैं आपको अर्ज करूं कि जहां तक अली अमीन साहब और बुशरा बीबी का ताल्लुक है, देखिए उन्होंने कोशिश की और इमरान खान की जो कॉल थी उस पर लोगों को इकट्ठा किया, इस्लामाबाद तक पहुंचाया। कुछ हमारी तरफ से ये हुआ है कि जो हमारी मेन लीडरशिप थी वो, उनकी तरफ से बिल्कुल मैं मानता हूँ कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुई, कोई सामने भी नहीं आया, कोई मशावरत भी नहीं हुई। तो ये जो ब्लंडर किया है पार्टी की तरफ से, ये तो मैं बिल्कुल खुलकर कह रहा हूँ। लेकिन हुकूमत क्या ये इस तरह एहतजाजों को खत्म करना होता है? इससे पहले क्या इस तरह के एहतजाज खत्म किए गए हैं? ये तो डायरेक्टली दहशतगर्दी की है हुकूमत ने। तो मेरे ख्याल से जो जुल्म किया हुकूमत ने, उसकी तो कंडेमिनेशन होनी है। उस पे तो हम हुकूमत से सर्टनली जवाब लेंगे। शौकत साहब, अभी आपके मामलात की बात करें,
ये क्लियरली कहा जा रहा था बैरिस्टर सैफ और दीगर लोगों की तरफ से कि हम चाहते हैं कि हम संजानी जाएं, बस हम नहीं मना पा रहे बुशरा बीबी साहिबा को, हम नहीं मना पा रहे बुशरा बीबी साहिबा को। तो क्या एक दफ़ा वंस एंड फॉर ऑल फैसला कर लें कि हाँ जी, शी इज़ द वन हु इज़ लीडिंग द पार्टी, और जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ा जिसमें सर्टनली आपका ये दावा है कि आपका जानी नुकसान हुआ है और हुकूमत कह रही थी कि आप आए संजानी बैठे, हम आपके लिए रास्ते खोलेंगे। नहीं, और खासतौर पे इतनी बड़ी पार्टी, इतना पॉपुलर ये लीडर मूवमेंट एक हो रही है, एक नॉन पॉलिटिकल एंटिटी जो बुशरा बीबी हैं, उनको कैसे ये डिसीजन मेकिंग दे दी गई? देखिए, ये तो अभी लोग बता रहे हैं ना कि जी बुशरा बीबी ने वेटो किया। अभी नहीं बता रहे सर, 3 दिन से चल रहा है। जिस दिन हो रहा था तब भी टीवी पे बैरिस्टर सैफ का इंटरव्यू है लाइव शाहजेब खानजादा के साथ। सर देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उन्होंने ये वेटो किया तो हमारी जो मरकजी लीडरशिप थी वो कहाँ थी? उन्होंने क्यों ये नहीं बताया, ये क्यों छुपा के रखा? यही तो सबसे बड़ा अलमिया है ना। मैं बुशरा बीबी को इसका कोई कसूरवार नहीं, उनका तो शौहर है। चलिए, अलमिया है, आप ये खुद मान रहे हैं। शुक्रिया आपका, थैंक यू, आप हमें वक्त देते हैं, शुक्रिया उसके लिए। We're going to see you tomorrow, inshallah. Yes, that's all the time we have.